हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। लेकर आ चुका हूं जीत की उड़ान सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम फिलहाल डिटेल से कवर कर रहे हैं हिस्ट्री को। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो चैनल के ऊपर आपको जीत की उड़ान नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी लेक्चर वहां पर जरूर देख लीजिएगा। और जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे होते हैं तो प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा। एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य। इससे पहले लेक्चर में हमने मगध साम्राज्य शुरू कर दिया था। आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। लेक्चर देखने के बाद अगर पसंद आए तो ही लाइक करके जाइएगा और शेयर भी करिएगा, और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कमेंट भी करोगे। तो चलिए फटाफट आज का लेक्चर शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर बहुत सारे महाजनपद बनना स्टार्ट हो गए थे, जिसमें से 16 सबसे इंपोर्टेंट महाजनपद हमारे बन के उभरे थे। बताया था मैंने, कोशला था एक हमारा, गांधार, काम्बोज, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, साथ ही काशी, मगध। लेकिन इनमें से एक ऐसा महाजनपद था जो कि एक बड़ा साम्राज्य बन के उभरा था, जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज किया था, जो कि हमारा मगध साम्राज्य था। लास्ट लेक्चर में यह चीज क्लियर हो गई थी। मैंने आपको बताया कैसे मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया, और हर्यंक वंश पहला इसके ऊपर राजवंश था जिसने राज किया था। उसके बाद नागवंश आया, और उसके बाद हमारा नंद वंश आया। नंद वंश का लास्ट राजा जो कि गद्दी पर बैठा था, लास्ट लेक्चर में हमने जहां पर छोड़ा था, वो धनानंद था। और धनानंद जब गद्दी पर बैठा था, ठीक है, 326 के बीसी के आसपास, उसी टाइम पर एक यूनानी राजा आया, मतलब उत्तर और पश्चिमी दरार से, जो कि खैबर दरार है, और भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से भी उसको जाना जाता था। 326 बीसी में उसने आक्रमण कर दिया था, और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर स्पेशली इसने कुछ भयंकर आक्रमण किए। और जो यहाँ के राज्य थे, जैसे कि तक्षशिला था, जहां का राजा आम भी था, उसको इसने हराया, उसके साथ संधि कर ली। उसने भी फिर राज्यों को जीतने में इसकी मदद की। तो जो ये जीते हुए राज्य था इतना बड़ा, सिकंदर ने अपने सेनापति सेलुकस निकेटर को सौंपा, और ये तो वापस अपना यूनान लौट गया। और फिर 323 ईस्वी में इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई। और जो जीते हुए राज्य था, ये वाला पोर्शन, इस पे अलेक्जेंडर के सेना नायकों का अधिकार था। और यहां पर साइड में आप देख रहे हो मगध साम्राज्य के ऊपर नंदा डायनेस्टी का लास्ट शासक धनानंद बैठा हुआ था, और बाकी यहां पर छोटे छोटे राजवंश थे जो कि आपस में लड़ते रहते थे। तो लास्ट लेक्चर में ये कंडीशन थी भारत की, जो कि मैंने समझाया था। अब बढ़ते हैं इससे आगे। यहां पर नंदा डायनेस्टी है, और यहां पर अलेक्जेंडर का है राजवंश। तो क्या था, ये धनानंद गद्दी पर बैठा हुआ था मगध की। तो उस टाइम पर एक और इंसान था जो बहुत ही तगड़ा दिमाग ले हुए हुआ था, जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य क्या देख रहा था कि यार पूरे भारत के ऊपर मतलब एक आपदसी आई हुई है, छोटे छोटे राजवंश से आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे प्रजा को बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसने सोचा अगर कैसे हो पूरे भारत के ऊपर एक ही राज हो, एक अखंड भारत का निर्माण करा जाए, पूरा एक ही राज्य हो और उसी के रूल वहां पर चले, जिससे प्रजा को भी काफी ज्यादा बेनिफिट हो। तो उस टाइम पर तो धनानंद गद्दी पर बैठा हुआ था। तो यह प्रस्ताव लेकर चाणक्य धनानंद के पास पहुंच गया कि ऐसा करते हैं कि एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं, जिसके राजा तुम होंगे, तुम्हारा प्रधानमंत्री मैं होऊंगा, और जितने भी राजवंश हैं उनको अपने में मिलाते हैं। लेकिन धनानंद ठहरा एक थोड़ा अय्यास किस्म का, नाच वगैरह देखने वाला, मदिरा करने वाला, शराब पीने वाला। तो इसने चाणक्य की नहीं सुनी और इसको धक्का देकर दरबार से निकलवा दिया। धक्का देने से चाणक्य गिर पड़े और उनकी जो जटा है ये खुल गई। तो उसी टाइम पर चाणक्य ने एक शपथ ली कि मैं तुझे गद्दी से हटाऊंगा मारकर, और एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा, गद्दी के ऊपर अपना राजा बैठाऊंगा और तुझे हटाऊंगा, तभी मैं जटा बांधूंगा। तो यहां पर शपथ ली थी, ये उसी टाइम की तस्वीर है चाणक्य ने, और चाणक्य निकल के चल दिए। तो चाणक्य ने ठान रखी थी यार एक अखंड भारत का निर्माण तो मुझे करना है। छोटे छोटे राजवंश जो थे उनके पास गए, राजाओं के पास, कि मिलकर ऐसा करते हैं अखंड भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन वो छोटे थे, डरते थे। ये धनानंद थोड़ा सा बड़ा था, तो इसी वजह से कोई उनका प्रस्ताव नहीं मान रहा था। तो फाइनली चाणक्य ने एक ऐसा 12 साल का लड़का ढूंढ निकाला जो कि मतलब इस चीज में बिल्कुल भी नहीं था। उसको प्रॉपर ट्रेंड किया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसको प्रॉपर ट्रेंड किया, युद्ध की सारी नीति समझा दी उसको, कैसे राजा बना जा सकता है, कैसे मतलब प्रजा को समझाया जा सकता है, कैसे प्रजा को अपनी तरफ मिलाया जा सकता है, पूरी ट्रेनिंग दे दी। हथियारों, अस्त्र शस्त्र की पूरी ट्रेनिंग चाणक्य ने इन्हें दे दी, ठीक है। और अखंड भारत का निर्माण करने निकल पड़े। तो इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, गांव के लोगों को समझाया, अपने साथ जोड़कर एक सेना बनाई और जाके धनानंद की सेना पर आक्रमण कर दिया डायरेक्ट।
लेकिन क्या हुआ, धनानंद ने इनको हराया, इनके जो लोग थे, इनकी जो सेना थी वो सब मारी जा चुकी और जान बचाकर इनको वहां से भागना पड़ा, ये सत्य है। फिर क्या हुआ, चाणक्य जा रहे थे जंगल से, एक छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहां पर एक बच्चा था, उसकी माँ थी, उसकी माँ ने खिचड़ी बना के एक थाली में रखी हुई थी। उसके बच्चे ने आके उसमें बीच में हाथ दे दिया, खाने के मतलब खाना चाहता था, वो बीच में हाथ दे दिया और उसका हाथ जल गया, जिसकी वजह से वो रो पड़ा। उसकी माँ ने फिर उसे समझाया कि कभी भी गर्म खिचड़ी को साइड बीच से नहीं खाते, धीरे धीरे साइड से खाते हैं, उससे हाथ नहीं जलेगा। तो चाणक्य का मतलब दिमाग में ये चीज बैठ गई कि मैंने यही गलती की है, धनानंद के राज्य में डायरेक्ट मैंने अटैक कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे सेना बनानी शुरू करी, थोड़ी सी कूटनीति का भी इन्होंने प्रयास किया, जो धनानंद की सेना थी उनमें फूट डालने की कोशिश करी, उनके सैनिकों को अपने अंदर मिला लिया और जो छोटे छोटे राजवंश धनानंद के अंडर थे, ठीक है, उनको हराया, अपने में मिला लिया, ठीक है, और साइड में छोटे छोटे आक्रमण करके हराता चला गया साइड से, और धीरे धीरे लास्ट में जाके धनानंद के ऊपर अटैक कर दिया और धनानंद खत्म, धनानंद की मृत्यु कर दी। और उसके बाद गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य और यहीं से स्थापना हो जाती है मौर्य साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की गद्दी पर मौर्य साम्राज्य का मतलब अस्तित्व आ जाता है। कौन बैठा था, नंद वंश का धनानंद बैठा था, उसको मार गिराया दोनों की जोड़ी ने मिलकर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये देखिए 323 बीसी ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आ गया था, जहां पर राजा था चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें से मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी अच्छी और काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। तो ये फाइनली हुआ था, मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया था। अब इन्होंने तो ठान रखी थी हमें तो पूरे भारत के ऊपर राज करना है। अब धीरे धीरे इन्होंने आक्रमण करने शुरू कर दिए, जितने भी छोटे छोटे राजवंश थे उनसे बात की, जिन्होंने संधि करनी चाहिए उनके साथ तो संधि कर ली, बाकी सबके ऊपर इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब एक और चीज था, अब चाणक्य ने की एक नीति थी कि अगर राजवंशों को हमें अपने अंदर मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त को कहा, जिस भी राजा के साथ युद्ध लड़ते थे उसको मतलब हरा के मारते नहीं थे, ना ही उसका राजवंश छीनते थे, उसके सामने शर्त रखते थे चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ से कि तुम्हारी जो मतलब राजा है वहां के, उसकी कोई बेटी या फिर पुत्री जो भी होती थी उससे चाणक्य की शादी करा देते थे, ठीक है, चाणक्य की पत्नी बन जाती, चंद्रगुप्त की शादी करा देते, विवाह करा देते, जिसकी वजह से आपस में उनकी रिश्तेदारी हो जाती थी और उनका जो राजवंश था वो उन्हीं के ऊपर छोड़ देते। लेकिन मौर्य साम्राज्य के अंडर वो काम करते थे, रहता उनके ऊपर मौर्य का ही हाथ, लेकिन वो काम कर रहे थे इनके लिए, ठीक है, इनसे रिश्तेदारी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी पलट के वार नहीं कर सकते थे मौर्य साम्राज्य के ऊपर या फिर चंद्रगुप्त के ऊपर। तो ऐसे इनकी बहुत सारे शादियां हो गई थी और ये भी चाणक्य नीति थी पूरे अखंड भारत का निर्माण करने के लिए। तो ऐसे ही आक्रमण करते जा रहे थे, तो टाइम एक ऐसा आ गया था कि ये भारत का यहां पर ये निर्माण हो गया था। भारत ने मतलब मौर्य साम्राज्य यहां तक फैल गया था, ठीक है, धनानंद के नंदा वंश के बारे में मैं आपको अभी दिखा रहा था, केवल इतना था मगध साम्राज्य। आक्रमण कर करके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने ये अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। देखिए यहां तक, देखिए ये थोड़ा सा बच गया था और ये थोड़ा सा बच गया था। ये मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर सिकंदर के सेना नायकों के हाथ में था, उसने नंदा डायनेस्टी के टाइम पर यहां पर आक्रमण करके कुछ राज्य जीत लिए थे। और उस समय सिकंदर के जीते हुए राज्यों के ऊपर कौन अधिकार कर रहा था, उसका सेनापति सेलुकस निकेटर, यहां पर सेलुकस निकेटर था। तो फाइनली सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध हुआ। ये देखिए ये सेलुकस निकेटर है, इनके बीच में युद्ध हुआ 305 बीसी के बीच में। तो इसमें सेलुकस निकेटर हार गया, चंद्रगुप्त ने उसको हरा दिया, लेकिन मारा नहीं था। फिर इन दोनों के बीच में संधि हो गई, ठीक है, संधि हो गई इनके बीच में, वो राज्य उसके पास जरूर था। ये देखिए 305 बीसी में इनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सेलुकस हार गया और संधि हो गई। जो राज्य थे सेलुकस निकेटर के पास, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, बलूचिस्तान, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिए थे और अपने अंडर मिला लिए थे। और सेलुकस निकेटर को हराने के बाद भारत का, अखंड भारत का निर्माण फाइनली हो गया। ये जो राज्य बचा हुआ था या फिर जो ये सेलुकस निकेटर के अंडर था, वो भी चंद्रगुप्त ने अपने अंडर कर लिया था। और ये एक अखंड भारत आप यहां पर देख रहे हो, मतलब मौर्य साम्राज्य पूरे भारत के ऊपर अब उसी का ही रूल आ गया था 305 बीसी तक।
क्लियर है। अब ये हार गया था, अब फिर सेल्यूकस निकेटर का क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनकी तो एक नीति थी, चाणक्य ने एक नीति बना रखी थी कि अपने दुश्मन को हराओ जरूर लेकिन उसको कभी भी मत मारो, उसकी बेटी या फिर जो भी है उनसे शादी कर लो, उससे रिश्तेदारी बना लो, ताकि कभी भी वो पलट के वार ना कर सके और तुम्हारे अंडर रह के काम कर सके, तुम्हारे लिए काम कर सके। तो ऐसा ही हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से शर्त रखी, सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी, मैं आपको दिखाता हूं, ये जिसका नाम कार्नेलिया हेलिना था, उससे शादी कर ली, यानी कि इनकी आपस में रिश्तेदारी हो गई। जिसके बाद उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी लगभग दिए। काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को हरा देता, लेकिन इन्होंने पहले ही संधि कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि कर दी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से डर गया था, जिसके बाद डिमांड की सेल्यूकस निकेटर ने कि तुम मुझे अपने हाथी दो, 500 हाथी दो और मैं अखंड भारत का निर्माण मैं करूंगा। ऐसा नहीं हुआ था। जब इसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली तो इसने 500 हाथी उपहार में दिए कि जो राज्य तुम पर है तुम उनके ऊपर राज करो, हमारे लिए करो, और उपहार में हम तुम्हें 500 हाथी दे रहे हैं। तो ये 500 हाथी लगभग दिए थे। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, मतलब मौर्य साम्राज्य के अंदर, मैग्स्थनीज। तो मैग्स्थनीज किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मौर्य साम्राज्य के अंदर। क्लियर है? तो ये सब कुछ हुआ था फाइनली, ठीक है। तो अब फाइनली ये चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। श्रवण बेलगोला में इसकी मृत्यु हो जाती है और चंद्रगिरी पहाड़ी पर जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ली थी। अब फाइनली थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त इतिहास में दो आएंगे, दो तीन आएंगे। एक गुप्त वंश आएगा जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएगा। तो ये दोनों अलग अलग है। ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का है, वो गुप्त साम्राज्य का होगा। तो यहां आ जाता है बिंदुसार। बिंदुसार राजा बना, लगभग 298 बीसी में गद्दी पर बैठा और 273 बीसी तक इसने राज किया। बिंदुसार राजा जरूर था लेकिन इसकी कोई खास चलती नहीं थी। इसके दिमाग में जो बैठे हुए थे वो चाणक्य थे। कुछ भी फैसला लेना होता था, कुछ भी करना होता था, वो चाणक्य ही करते थे, क्योंकि इसके टाइम पर भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। कोई खास इसने नहीं किया था, कोई खास युद्ध वगैरह इसने नहीं लड़े थे। इसके बहुत सारे पुत्र थे, पुत्रियां थी, जिनमें से कुछ बेटे, अशोक इसका एक बेटा था, साथ ही एक सुसीम इसका बेटा था, और भी बहुत सारे बेटे थे, क्योंकि बहुत सारी रानियां इनकी हुआ करती थी, क्योंकि विवाह बहुत सारे कर लेते थे ये उस टाइम पर। तो तक्षशिला में बिंदुसार के टाइम पर एक विद्रोह हुआ था भयंकर, जिसको दबाने के लिए अपने बेटे सुसीम और अशोक को इसने भेजा था। तक्षशिला यहां पर पड़ता था, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी सी देर में, मतलब जो मैप था यहां पर पड़ता था। तो ये सब कुछ हुआ था। उस टाइम पर जो शासक, एक तरीके से प्रशासक था उज्जैन का, अशोक था। अशोक उज्जैन को उस टाइम पर संभाल रहा था बिंदुसार के टाइम पर, क्योंकि उनका ये पुत्र था। तो फाइनली 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गद्दी पर बैठता है अशोक द ग्रेट। ठीक है, अशोक द ग्रेट या फिर सम्राट अशोक जिसको बोला जाता है। हिस्ट्री का सबसे प्रतापी राजा भी इसको बोला जाता है। मैंने आपको बताया हिस्ट्री में 4 सबसे तगड़े राजा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे पहला अशोक है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था, इसको सम्राट अशोक बोला जाता है। दूसरा एक आगे आएगा हमारा कुषाण वंश का कनिष्क, जिसने भी अखंड भारत के निर्माण करने की कोशिश की थी और सबसे बड़ा राज्य अपने अंडर कर लिया था। तीसरा आएगा गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त आदित्य, विक्रमादित्य सेकंड, उसने भी अखंड भारत का निर्माण कराया था। और चौथा आएगा मुगल साम्राज्य का अकबर, जिसको अकबर महान, अकबर द ग्रेट बोला जाता है। ये 4 राजा पूरी हिस्ट्री में, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, सबसे महान राजा माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा राजवंशों को हरा के अपने में मिलाने वाले और जो अपनी बाउंड्री है फैलाने के लिए और जो भयंकर युद्ध लड़े और युद्ध जीते, यही चारों राजाओं ने जीते। लेकिन जो सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण, अखिल भारत का निर्माण का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो मौर्य साम्राज्य को ही जाता है। तो गद्दी पर बैठ जाता है अशोक, बिंदुसार का बेटा, लगभग 269 या फिर 268 बीसी के आसपास ही बैठता है। और ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। काफी सारी बुक या फिर इंटरनेट ये कहेंगे कि 272 बीसी में वो गद्दी पर बैठा था। तो इन 3 टर्म के अंदर कंफ्यूज है, 269, 268, 272। ठीक है, अलग अलग बुक में ये टर्म अलग अलग पाएंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग
अलग अलग कहा हुआ है। बौद्ध धर्म ने कहा हुआ है कि 269 में बैठा था या फिर 272 में बैठा था। जैन धर्म ने शायद ऐसा कहा हुआ है, तो इसलिए इन तीनों में एक्सेप्शन है। और 232 बीसी तक इसने राज किया। और ये गद्दी पर ऐसे ही नहीं बैठा, इसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तब जाकर ये गद्दी पर बैठा था। 99 भाई इसने मारे थे, तब जाकर इसने गद्दी हासिल करी थी। और ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा अनुयायी था। और इसको क्रेडिट जाता है कश्मीर के अंदर श्रीनगर जो राजधानी है आज, उसका निर्माण, श्रीनगर का निर्माण अशोक ने करवाया था। और अपने कार्यकाल में इसने 84,000 अशोका स्तंभ के भी निर्माण कराया था। और अपने राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 साल के बाद गद्दी पर वो बैठा, तो उसके 8 साल बाद उसने कलिंग में एक भयंकर युद्ध लड़ा था 261 बीसी के अंदर। कलिंग आज कहां पड़ता है? उड़ीसा के अंदर कलिंग पड़ता है। कहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसका एक पुत्र और पुत्री था, पुत्री संघमित्रा और महेंद्र इसका एक पुत्र था। बौद्ध को प्रमोट करने के लिए, बौद्ध धर्म प्रमोट करने के लिए इसने उनको श्रीलंका भेजा था। और एक इसका पुत्र कुणाल भी था जो कि अशोक के बाद गद्दी पर बैठा था। ये चीजें मैं आपको एडवांस में ही बता दे रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अशोक के कार्यकाल की जो भाषा थी उस टाइम पर पाली भाषा थी, साथ ही प्राकृत भाषा भी उस टाइम पर थी। बात कर लेते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में, जो कि इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। बैटल ऑफ कलिंग 261 बीसी में हुआ था। कलिंग हमारा पड़ता है उड़ीसा के अंदर। जहां पर उड़ीसा है, ये मान लीजिए कि वो कलिंग ही था पहले। इसमें ये भयंकर रक्तपात हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत बड़े बड़े हाथी, तगड़ा युद्ध हुआ था, जिसको देखते हुए इतना खून बह गया था, मतलब नालियों में भी खून चल रहा था। धरती नहीं दिखाई दे रही थी कलिंग के युद्ध के बाद, हर जगह खून चल रहा था। तो इस रक्तपात को देखकर, इतने भयंकर युद्ध को देखकर इतने लोग मारे गए, मतलब अशोक थोड़ा आहत हो गया था, मतलब अंदर से चीजों को फील कर गया था। और फिर उसने ठान ली थी कि अब बस कभी भी युद्ध वगैरह नहीं किए जाएंगे। अपने शस्त्र अस्त्र उसने डाल दिए थे, हथियार डाल दिए थे, और बौद्ध धर्म के ऊपर चल पड़ा था कि बस अब तो बौद्ध धर्म को प्रमोट करेंगे। बौद्ध धर्म इसने फाइनली अपना लिया था। और एक भिक्षु था उपगुप्त, ठीक है, उससे प्रेरित होके, उपगुप्त से प्रेरित होके इसने बौद्ध धर्म का रास्ता पकड़ा था, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और इसके बाद गद्दी पर कुणाल बैठ गया था, इसका पुत्र। ये है कुणाल, जो कि अशोक के बाद गद्दी पर बैठा था। अब मौर्य साम्राज्य चल रहा है, और भी कुछ राजाएं, छोटे बड़े राजाएं, लेकिन कोई खास उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो मौर्य साम्राज्य का लास्ट राजा गद्दी पर बैठा वो बृहदर्थ मौर्य, राजा बृहदर्थ मौर्य था, जो कि लास्ट मौर्य रूलर माना जाता है, लास्ट राजा था ये गद्दी पर बैठने वाला। इसके बाद दूसरा साम्राज्य शुरू हो जाता है, जिसका नाम था शुंग वंश। अब हुआ क्या था, अब ये गद्दी से कैसे हट गया, मौर्य साम्राज्य कैसे खत्म हो गया अचानक से। बृहदर्थ जो था गद्दी पर बैठा था, उस टाइम पर इनका एक सेनापति हुआ करता था मौर्य साम्राज्य का, पुष्यमित्र। ये देखिए पुष्यमित्रा, ये एक सेनापति था इनका। इसी ने, मतलब बृहदर्थ के सेनापति ने उसकी हत्या कर दी, अपने राजा की हत्या कर दी और गद्दी हत्या ली और मौर्य साम्राज्य को खत्म किया। क्योंकि वो वो एक शुंग था, ठीक है, मतलब तो इसी वजह से उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी कि अब मौर्य वगैरह कुछ नहीं है, अब शुंग वंश राज करेगा भारत के ऊपर। तो पुष्यमित्र ने इस तरीके से शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र को ही माना जाता है। और ये सेनापति रहा था मौर्य साम्राज्य में, इसने अपने ही राजा की हत्या कर दी थी बृहदर्थ की। तो ये पूरा सीन हुआ था, आई होप क्लियर हो गया। और जो पुष्यमित्र शुंग था, इसको मौत का सौदागर भी कहा जाता है, यानी कि गद्दार इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अगर कोई भी गद्दार पाया जाता था उसको तुरंत मौत की सजा दे देता था। तो ये देख रहे हैं आप, शुंग वंश की स्थापना कर देता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि लगभग 184 बीसी में गद्दी पर बैठता है पुष्यमित्र शुंग। और इसी दिन से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है और ये संस्थापक बन जाता है शुंग वंश का, ठीक है फ्रेंड्स। गद्दी पर जब ये बैठता है, जो अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे उन सभी को ये नष्ट करा देता है और लगभग 149 बीसी में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब और भी कुछ राजा इसके बाद आते हैं, शुंग वंश की गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है। जो शुंग वंश का लास्ट राजा था वो था देवभूति, 73 बीसी पर ये हट जाता है गद्दी से, यानी कि इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद एक नया साम्राज्य आता है, यानी कि एक मगध की गद्दी पर एक नया वंश आ जाता है जिसका नाम कण्व वंश था, ठीक है।
कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने 73 बीसी में ही कर दी थी, उसकी मृत्यु करके, देवभूति की मृत्यु करके। और कण्व वंश का लास्ट शासक सुशर्मा था। उसके बाद सतवाहन वंश आ जाता है, इसको आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। सीमुख जो था इसका संस्थापक था, सीमुख सतवाहन का संस्थापक था। 32 बीसी में इसका स्थापना हुई थी सतवाहन की। और जो सतवाहन थे इनको महाराष्ट्र के निवासी माना जाता था। और सतवाहनों के टाइम पर ही ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चालू हुई थी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। चेदी वंश आया। अब देखिए क्या हुआ था, जैसे ही सुंग वंश आता है, मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद ही भारत के फिर से टुकड़े होने लग जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अखंड भारत का निर्माण कर दिया था, पूरे भारत पर एक ही साम्राज्य का हुक्म चल रहा था। लेकिन जैसे ही सुंग वंश आता है, मौर्य साम्राज्य को खत्म कर देता है, उसके बाद बहुत सारे टुकड़े भारत के हो जाते हैं और फिर छोटे छोटे राजवंश अधिकार जमा लेते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर वही खून खराबा होना शुरू हो जाता है। और यही कारण था कि जैसे मौर्य साम्राज्य लंबा शासन किया और इसी वजह से सुंग वंश, कण्व वंश, सतवाहन, चेदी ये लंबा शासन नहीं कर पाए, क्योंकि और भी बहुत सारे राज्य आ गए थे और बीच बीच में लड़के सुंग वंश को खत्म करके कण्व आ गया, कण्व वंश को खत्म करके सतवाहन आ गया, उसके बाद चेदी आ गए और भी छोटे छोटे राज्य दक्षिणी भारत के अंदर आ गए थे। और इसी टाइम पर भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण भी हो गया था। ये देखिए विदेशी आक्रमण कहां से, ईरान से आक्रमण हुआ, यूनान से फिर से आक्रमण हो गया, क्योंकि अलेक्जेंडर के कुछ सेना नायक थे जो कि वहां पर राज कर रहे थे पर्सिया वगैरह में, उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर। और साथ ही चाइना से भी आक्रमण होने शुरू हो गए, यूचीन कबीले ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और मध्य एशिया से भी भारत के ऊपर आक्रमण हुए। यानी कि इसी टाइम के अंदर जब अखंड भारत खत्म हो चुका था मौर्य साम्राज्य के बाद, विदेशी आक्रमण भी हुए और भारत के अंदर भी फूट भी हो गई, बहुत सारे राज्य भी बन के उभरने लग गए। तो क्या हुआ था आपको एक बार मैप के थ्रू समझाता हूं। इंडो ग्रीक, भारतीय यूनानी शासन भारत के अंदर जब हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ये भारत देख रहे हैं, नया मैप है, समझने की कोशिश करिएगा, छोटा है, आज पता चल रहा है छोटी एलईडी का क्या नुकसान है, लेकिन जल्दी ही बड़ा स्मार्ट बोर्ड लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा भारत है। जो ये वाला आप सर्कल देख रहे हैं, यहीं पर बसे हुए थे यूनानी, यानी कि अलेक्जेंडर सिकंदर के जो सेना नायक थे, उसके सेनापति जो थे वो राज कर रहे थे। उनके पास एक बैक्ट्रिया और एक पर्शिया, ये दो बड़े राज्य थे, यहां पर राज कर रहे थे यूनान। और उनका एक बहुत ही महान राजा था जिसका नाम डेमिट्रियस था और जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, भारत के अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, पंजाब गुजरात के ऊपर उसने आक्रमण करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये पर्शिया था। और जैसे ही आक्रमण किया, इन्होंने जो जिन स्थानों के ऊपर, जो मतलब जिन राज्यों को अपने अस्तित्व में ले लिया, वो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध थे इनके मुख्य राज्य, जहां पर ये आके बस गए थे। और राजधानी यूनानों ने बना ली अपनी पाकिस्तान की, भाई हमारी तो पाकिस्तान राजधानी। और 20 सालों तक इन्होंने यहां पर राज किया, 20 सालों तक राजधानी यहां पर पाकिस्तान रही। और भारत के अंदर जैसे ही सोने के सिक्के चले, वो यूनानियों ने चलाए। भारत के अंदर हिस्ट्री में जो सोने के सिक्कों का अस्तित्व आया, उसका क्रेडिट यूनानियों को जाता है। यूनानियों ने सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के जारी किए। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ईरान यहां पर पड़ता है, ईरान से भी भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, इसीलिए ईरान ने भी एक बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। सोने के सिक्के याद हो गए। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं भारत का ये मैप है। अब कुछ और राज्य है, ईरान और यूनान ने तो आक्रमण कर दिया। अब एक आया पहलव, हिंदी में जिसको बोला गया, जो कि पार्थियन एम्पायर था। ईरान, इन्होंने जो आक्रमण किया, मैंने आपको बताया ईरानों ने आक्रमण किया, तो ये थे पल्लव। ईरानी जो थे, इन्होंने यहां पर आके पार्थियन के नाम से बस गए, ये थे ईरानी। अब एक और राजवंश आया, शक। ये देख रहे हैं आप, गुजरात की, जहां पर आज गुजरात है, वहां पर शक आए, जिनको सेथियन बोला गया है हिस्ट्री में। शकों ने यहां पर आक्रमण किया और ये मिडिल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, 2-3 विदेशी हो गए, एक तो हमारे यूनानी हो गए, एक हमारे पहलव ईरानी हो गए, एक शक हो गए, सेथियन जो कि मिडिल एशिया से आए। अब चौथा आक्रमण सुन लीजिए विदेशी, जो कि था चाइना से। चाइना का एक कबीला था यूची।
ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। यूची एक कबीला था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण बोल दिया और ये यहां पर आके बस गया, जो कि कुषाण साम्राज्य के नाम से बनकर उभरा। कुषाण वंश आप इसको कह सकते हैं। ये एक चाइना का यूची कबीले के लोग थे जिन्होंने यहां पर आक्रमण करके भारत में आके बस गए थे। तो कुषाण आया, छोटे छोटे राज्य बन गए थे मौर्य साम्राज्य के बाद, लेकिन कुषाण ने थोड़ा फैलाव करने की कोशिश कर दी थी। हालांकि विदेशी थे एक तरीके से, लेकिन फैलाव क्या, जो छोटे मोटे राजा थे उनको हराया और थोड़ा सा अखंड भारत का निर्माण करने की कोशिश कर दी कुषाण ने। तो फाइनली कुषाण साम्राज्य अस्तित्व में आ जाता है भारत के अंदर। सबसे बड़ा, जो छोटे छोटे राजवंश थे उनमें से सबसे बड़ा राजा कुषाण था। और कुषाण साम्राज्य की जो स्थापना की, जो संस्थापक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, वो है कुजुल कडफिसिस। कुजुल कडफिसिस एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी नोट कर लीजिए। कुजुल कडफिसिस कुषाण साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और पंजाब प्रांत के ऊपर इसने अपना गढ़ जमाया। ये देखिए, ये पंजाब यहां पर पड़ता है, ये देखिए यहां पर आजकल पंजाब पड़ता है जो अफगानिस्तान, ये वाला एरिया इसने कवर कर लिया था। स्पेशली मतलब पंजाब के अंदर ये आए थे। पंजाब से इन्होंने फैलाव करना शुरू किया। अब कुषाण में भी बहुत सारे राजा आए, लेकिन जो सबसे फेमस, जो सबसे महान राजा माना जाता है, अभी मैंने आपको बताया, वो था कनिष्क। कनिष्क एक राजा आया था 78 एडी। अब बात आ गई है एडी की। मौर्य हम पढ़ रहे थे, हम शुंग पढ़ रहे थे, सब कुछ बीसी में चल रहा था। अब आ गया एडी, यानी कि कॉमन एरा का टाइम आ गया है। 78 एडी पर गद्दी पर बैठ गया था कनिष्क हमारा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कनिष्क की। इसने अपनी राजधानी बनाई थी पुरुषपुर को, जिसको पेशवार के नाम से जाना जाता है, और दूसरी इसने राजधानी बनाई थी अपनी मथुरा। पहली राजधानी पुरुषपुर बनाई कनिष्क ने, दूसरी राजधानी कुषाण की इसने मथुरा बनाई थी। और कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले सिक्कों के ऊपर चित्र बनाने शुरू कर दिए, यानी कि राजाओं के चित्र या फिर किसी भी तरीके के चित्र। ये देखिए यहां पर कुछ चित्र है, और सिक्कों के ऊपर इसने महात्मा बुद्ध का भी चित्र बनवाया, क्योंकि कनिष्क बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था, यानी कि ये भी एक बौद्ध धर्म का प्रमोटर था। तो इसने चित्र बनवाई। सबसे पहले इसका क्रेडिट जाता है कि सिक्कों के ऊपर गोल्डन सिक्के, सोने के सिक्के भारत में कैसे आए, यूनानियों ने जारी किए थे, और उन सिक्कों के ऊपर बुद्ध की जो चिन्ह बनवाया वो कनिष्क ने बनवाया था। अब इसके शासनकाल में एक था चरक था, आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछ रहा था एक चरक कौन था। अब इसके राजवंश में, इसके साम्राज्य में चरक एक चिकित्सक था, ठीक है, मतलब डॉक्टर था एक तरीके का, जो कि काफी पॉपुलर रहा था। तो पूछा जाता है कि चरक किसके शासनकाल का है, तो वो कनिष्क के शासनकाल का है, कुषाण राजवंश का है। तो ये कुषाण चलता है, और फिर एक टाइम आता है कि कुषाण साम्राज्य भी खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर से गद्दी पर राज करने लग जाते हैं भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य, जो कि 275 एडी में अस्तित्व में आते हैं, यानी कि गद्दी हत्या लेते हैं और फिर से अखंड भारत का निर्माण करने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी रहते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो सबसे बड़ा राज्य आता है वो गुप्त साम्राज्य आता है। कुषाण साम्राज्य भी काफी बढ़िया था, इसने भी अखंड भारत के निर्माण करने की कोशिश की। काफी बड़ा एरिया इसने कवर किया, लेकिन उतना एरिया कवर नहीं कर पाया जितना मौर्य साम्राज्य ने किया, या फिर आगे चलकर गुप्त साम्राज्य करेगा, या फिर मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य करेगा। तो इससे अलग लेक्चर में हम गुप्त साम्राज्य को कवर करेंगे, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो आई होप आपको ये आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए क्या क्या चीजें मैंने आपको इसमें बताई, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ा लेक्चर आज मैंने नहीं रखा है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है इतनी लंबी वीडियो में। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। पसंद आया हो, कुछ नया सीखो, कुछ अलग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा हो तो ही लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक का ऑप्शन आपके पास है। और कमेंट करिएगा अच्छी अच्छी। आप सभी लोगों की कमेंट, स्पेशली जीत की उड़ान सीरीज के पढ़ता हूं मैं और रिप्लाई भी करता हूं, तो कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बताइए जीत की उड़ान, द करंट अफेयर शो, बेस्ट वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर चलता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी कराइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।